हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। केजी से लेकर के क्लास 12 तक का पूरा एजुकेशन सब आपको मिल जाएगा डिटेल्ड वीडियो फॉर्मेट में। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप जानते हैं क्या करना है आपको। मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी है, जा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और याद से, एकदम याद से ना नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। इससे होता क्या है ना कि जैसे हिंदी मीडियम के चैनल पर कोई वीडियो अपलोड होता है, चाहे वो कोई लाइव क्लास हो, कोई अपडेट हो, कोई रिकॉर्डिंग हो, तो उसकी जानकारियां, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाती हैं। आप किसी भी कंडीशन में कुछ भी मिस आउट नहीं करते। बस एक बात का आप खास ख्याल रखें कि हिंदी मीडियम के चैनल पर क्लास 6 से क्लास 12 तक का पूरा कंटेंट अवेलेबल है। कौन कौन से स्टेट बोर्ड्स हैं सर? तो एमपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है और दिल्ली बोर्ड है। और अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, जाकर के आप चेकआउट करें। वहां से आप ई नोट्स और ई बुक्स भी बाकायदा अवेल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलें अब जरा कहानी की शुरुआत करते हैं। तो क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 10 वेव ऑप्टिक्स, इसके अंदर हम आ चुके हैं कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट एडिशन ऑफ वेव्स के ऊपर, ठीक है। यहां पर ये जो लेक्चर है ना, वो इंटरफ्रेंस का बेसिक बनाने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आपको इंटरफ्रेंस का बेसिक समझना है तो उसके लिए ये लेक्चर देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। डेरिवेशन है, एक डेरिवेशन है, लंबा डेरिवेशन है, लेकिन बस उसी को अगर आपने तरीके से समझ लिया तो आप समझ जाइए कि इंटरफ्रेंस की जो बैकबोन है ना, वो आपके हाथ में आ गई है, ठीक है। आ गई मेरी बात समझ में? तो चलें बिना समय लगाए लेकर के आते हैं आपको इसके पहले एंट्री स्लाइड के ऊपर। यहां पर तो बात करी गई अबाउट द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऐसा नहीं है कि हम आज फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, हम इसके पहले भी सुन चुके हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में, ठीक है। तो यहां पर बेसिकली क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि अपने पास दो वेव्स हैं, ठीक है। एक वेव ये, एक वेव ये, और इसका रिजल्टेंट वेव ये रहेगा, ठीक है। तो मैं ना रिजल्टेंट वेव को, चलो ये जो है ना, ये बड़ा वाला, ये इसको अपन कह देते हैं कि दिस इज द रिजल्टेंट, दिस इज द रिजल्टेंट वेव, ठीक है। अब जरा मेरी बातों पे ना अच्छे से गौर करते हुए चलेगा। जब दो वेव सुपर इंपोज हो गए, मतलब किसी एक स्पेस में दो वेव्स अगर एक साथ कोएग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इन दोनों का रिजल्टेंट अपन निकालते हैं, ठीक है। तो रिजल्टेंट जो है ना, वो देखो, ये दोनों वेव सेम फेज में है, ये पहला वाला वेव भी क्रस्ट मार रहा है और दूसरा वाला वेव भी क्रस्ट मार रहा है, तो उसका जो रिजल्टेंट होगा वो भी क्रस्ट में ही जाएगा। और जब दोनों वेव्स एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं ना, तो जो रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड होता है, जो उसकी हाइट होती है, वो दोनों वेव से ज्यादा होती है। आई मेरी बात समझ में? तो सपोर्टिंग नेचर में वेव बड़ी बन जाती है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बेसिकली हम बात करने वाले हैं इंटरफ्रेंस को लेकर के, ठीक है। तो जहां तक इंटरफ्रेंस की बात है ना, तो इंटरफ्रेंस को बेसिकली दो तरह से क्लासिफाई करा गया है, ठीक है। इंटरफ्रेंस की जहां तक बात है तो इंटरफ्रेंस को बेसिकली दो तरह से क्लासिफाई करके रखा हुआ है। एक का नाम होता है सर कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस, ठीक है। एक इंटरफ्रेंस का नाम क्या होता है सर? एक इंटरफ्रेंस का नाम होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस, ठीक है। दो तरह के इंटरफ्रेंसेस की हम बात करने वाले हैं। एक होता है अपने पास में क्या, कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस, और दूसरा अपने पास में क्या होता है सर? डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस, ठीक है। तो एक है अपने पास में कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस और दूसरा है अपने पास में सर डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। बोलो हाँ कि ना? क्या आपके दिमाग में ये वाली बात पूरी क्लियर हो चुकी है? ये सब पूरी क्लियर हो चुकी है। इंटरफ्रेंस दो तरह के, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस में बेसिकली क्या होता है, जैसे मान लीजिए फॉर इंस्टेंस, देखिए एक वेव ऐसा है और दूसरा वेव भी ऐसा ही है। अगर ये दोनों वेव्स ऐसे जा रहे हैं ना, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा ना, रिजल्टेंट वेव जो होगा ना, वो काफी बड़ा बनने वाला है। आई मेरी बात समझ में? ये होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस, कायदे से दिख रहा है कि दोनों वेव सपोर्ट कर रही हैं, ठीक है। अब दूसरे की अपन बात करते हैं जिसमें कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होगा। दूसरे की बात कर रहे हैं अपन जिसमें कि क्या होगा सर? डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होगा, ठीक है। तो एक येलो कलर का वेव था, एक रेड कलर का वेव था, मेरे ख्याल से ऐसा बिल्कुल सटीक बात है, ठीक है। अब जरा गौर करेंगे क्या होता है। ये जैसे मान लो कि ये तुम्हारे पास पहला वाला वेव है, ठीक है, और अपन लेते हैं एक दूसरा वाला वेव जिसका सुपर इंपोजिशन तो हो चुका है, लेकिन क्या है, सपोर्टिंग नेचर नहीं है। पहले वाले का क्रस्ट था ना, तो ये चलो दूसरे वाले का क्या है, ट्रफ है, ठीक है। मतलब पहले वाले के क्रस्ट पे दूसरे वाले का ट्रफ ओवरलैप कर रहा है। अगर ऐसा कुछ मसला हो गया ना, जैसे मान ले चार ऊपर तीन नीचे, तो एक ही बचेगा ना ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे रिजल्टेंट वेव जो होगा ना, वो रिजल्टेंट वेव फिर क्या है सर? छोटा बन जाता है, ठीक है। जो रिजल्टेंट वेव है ना सर, वो फिर कैसा बन जाता है सर? छोटा बन जाता है रिजल्टेंट वेव, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट वेव है उसको मैं ऐसे पिंक कलर से कर रहा हूं शो, ठीक है।
ये पिंकी कलर है ना भाई, तो ये वाली बात आपको समझ में आ गई कि जब दो वेव सुपर इम्पोज होते हैं तो ऐसा कुछ कारनामा हो जाता है, ठीक है। ये पिंक वाला इज द रिजल्टेंट वेव, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। मैं चाहूंगा जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको बेसिक फंडा समझ में आ जाए इंटरफेरेंस के बारे में। एक होता है कंस्ट्रक्टिव जहां पे दो वेव्स एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं, एक होता है डिस्ट्रक्टिव जहां पे दो वेव्स एक दूसरे को अपोज करती हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं सर, यहां तक जाओ 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 जाओ, आगे बढ़ते हैं अब इसमें। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल enables us to find the resultant of two or more than two wave motions. According to superposition principle, when two or more wave motions traveling through a medium superimpose coexist करते हैं किसी एक पर्टिकुलर स्पेस में, ठीक है, a new wave is formed. इस कारणवश एक नया वेव फॉर्म हो जाता है जिसका जो रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड है ना उसको अपन वेक्टर वाई से करेंगे शो, और वो किसके बराबर होगा, सारे इंडिविजुअल वेव्स के डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के मैग्नेट मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के एडिशन के बराबर होगा, ठीक है। ये वाला फंडा समझ में आ गया। तो ये बेसिक स्लाइड थी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की। मैं चाहूंगा जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद फिर कहानी में आपको आगे लेकर के भी तो चलना है, ठीक है। यस सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है। आगे गिवन है द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल व्हिच वाज स्टेटेड फर्स्टली फॉर मैकेनिकल वेव्स इज इक्वली एप्लीकेबल टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब लाइट वेव्स। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को पहले ना डिफाइन किया गया था, स्टेट किया गया था फॉर मैकेनिकल वेव्स, लेकिन ये इक्वली एप्लीकेबल होती हैं टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लाइट इज बेसिकली एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं सर, ये वाला फंडा क्लियर, पक्का। चलें अब आते हैं अपन यहाँ पे कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट ऑफ लाइट वेव्स के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं दो तरह के लाइट सोर्सेज होंगे, एक होगा कोहेरेंट, एक होगा इनकोहेरेंट, ठीक है। तो ये कौन इंटरफेरेंस करवा पाएगा, कौन इंटरफेरेंस नहीं करवा पाएगा, इसको भी देखना है। तो पहले दिमाग एकदम शांत कर लो और सिर्फ मेरी बात सुनो, ठीक है। लाइट कैसी वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट भी होता है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट भी होता है। अब लाइट के जितने भी ऑप्टिकल इफेक्ट्स होते हैं ना, ऑप्टिकल इफेक्ट्स प्रोड्यूस करने के पीछे सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसके पास है ना वो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के पास होती है। क्या बोला मैंने, फिर से बोल देता हूं। लाइट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट भी है, ठीक है। तो लाइट के जितने भी ऑप्टिकल इफेक्ट्स होते हैं ना, कितनी भी चमक होती है, जितनी भी चमक दमक होती है, तो वो सारे के सारे ऑप्टिकल इफेक्ट्स के पीछे लाइट का ही जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। आगे मेरी बात समझ, यस सर, ये वाली बात समझ में आ गई है। तो अपन एक काम करते हैं, अभी अपन अब जो डेरिवेशन कर रहे हैं ना वो कर रहे हैं फॉर इंटरफेरेंस टर्म, ठीक है। तो अपन इसमें एक हेडिंग डाल देते हैं क्योंकि ये डेरिवेशन थोड़ा सा लंबा होता है। ये लेक्चर बेसिकली इसी डेरिवेशन के लिए है। तो डेरिवेशन फॉर इंटरफेरेंस टर्म, फिर आपको पूरी तरह से समझ में आएगा कि भाई अगर दो वेव्स एक स्पेस में है ना तो जरूरी नहीं है कि वो इंटरफेयर करेंगे ही करेंगे। सुपरपोजिशन तो हो चुका है लेकिन इंटरफेरेंस का मसला अलग होता है। तो अगर दो वेव्स एक ही स्पेस में है तो जरूरी नहीं है कि उनमें इंटरफेरेंस हो। इंटरफेरेंस हो भी सकता है, इंटरफेरेंस नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो अब अपन करने वाले हैं प्रॉपर डेरिवेशन फॉर द इंटरफेरेंस टर्म। इंटरफेरेंस टर्म को अपन बेसिकली रिप्रेजेंट किससे करते हैं सर, एक सिंबल अपन लेकर के आएंगे आई इंटरफेरेंस, और ये 1 2 का मतलब क्या होता है, इंटरफेरेंस टर्म, ठीक है, बिटवीन फर्स्ट एंड द सेकंड सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। चलिए अब ना आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात मैं आपको दिखाता हूं। देखो इंटेंसिटी है ना किसी भी वेव की, इंटेंसिटी जो होती है ना किसी भी वेव की, वो बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। दिस इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक कंपोनेंट का स्क्वायर, ठीक है। तो किसी भी वेव की जो इंटेंसिटी होती है ना, किसी भी वेव की जो इंटेंसिटी होती है ना वो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। अब देखो तुम्हारे पास दो सोर्सेज हैं, तो फर्स्ट सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है, सोर्स 1, तुम्हारे पास दो सोर्सेज हैं, तुम्हारे पास पहले अपन सोर्स 1 की बात करते हैं, ठीक है। तो सोर्स 1 पे जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट होगी ना, देखना मेरी बात सुनना, इंटेंसिटी फॉर फर्स्ट सोर्स इज प्रोपोर्शनल टू पहले वाले के इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर, ठीक है। बोलो हाँ कि ना, ये वाली बात समझ में आ गई सब, बिल्कुल समझ में आ गई, ठीक है। तो देयरफॉर आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि भाई अगर ऐसी बात है तो I1 इज इक्वल्स टू, भाई इसका आएगा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के मान लेते हैं, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के, और ये अपने पास में क्या हो जाएगा, E1 का स्क्वायर। ये वाला फंडा पूरा क्लियर है, यस सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं सोर्स 2 की, ठीक है। सोर्स 1 का मैटर पूरा क्लियर हो गया। भाई अगर तुम्हें इंटरफेरेंस की बात करनी है तो दो वेव्स में इंटरफेरेंस होता है ना, एक वेव में कैसे इंटरफेरेंस हो सकता है, इंटरफेरेंस के लिए कम से कम दो वेव्स तो चाहिए ना। मेरी बात सुनना, एक ही कमरे में अगर दो वेव्स आ रही हैं तो इसको बोलते हैं सुपरपोजिशन। क्या बोला मैंने, अगर एक ही कमरे में दो वेव्स आ रही है ना, इसे कहा जाएगा सुपरपोजिशन। लेकिन उनके बीच में इंटरफेरेंस होता है कि नहीं होता है, ये कुछ कंडीशन
कंडीशंस पे डिपेंड करता है। तो अगर एक कमरे में दो वेव्स हैं, इट इज बेसिकली सुपरपोजिशन। इंटरफेरेंस है कि नहीं है वो चेक करना पड़ेगा बाद में, ठीक है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो पहले अपन एक काम करते हैं, सोर्स नंबर 2 की बात करते हैं, ठीक है। अपने पास जो दूसरा वाला सोर्स था उसकी इंटेंसिटी क्या होगी सर, I2 होगी। तो वो इंटेंसिटी इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट का स्क्वायर, मैं ऊपर ही लिख के रख चुका हूं, ठीक है। तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं, मतलब इंटेंसिटी दूसरे वाले की क्या हो जाएगी, K टाइम्स E2 का स्क्वायर। यस सर, ये वाली बात भी समझ में आ गई है, यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है, ठीक है। अब जब क्या है, दोनों तरह की वेव्स एक ही कमरे में एग्जिस्ट कर रही है ना, तो यहां पे अपन को निकालना पड़ेगा रिजल्टेंट इंटेंसिटी, ठीक है। तो I को मैं बोल दूंगा दिस इज द रिजल्टेंट इंटेंसिटी, I को मैं कह दूंगा दिस इज द रिजल्टेंट इंटेंसिटी, ठीक है। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो है ना वो I से करेंगे रिप्रेजेंट। और देखो भैया, पहले वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट E1 के बराबर था, दूसरे वाले सोर्स का इलेक्ट्रिक कंपोनेंट जो था वो E2 के बराबर था। तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आती है ना वो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड तो अपन को लिखना पड़ेगा ना, उसको अपन E बोल देते हैं, चलेगा आप लोग को? यस सर, बिल्कुल चलेगा। तो दिस इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या बोला मैंने, दिस इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। और आपको ना एक बात का बहुत तरीके से ध्यान देना पड़ेगा कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मिलती है सर, पहले वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड में दूसरे वाले के इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन ऐड कर देते हैं, ठीक है। रिजल्टेंट फील्ड कैसे मिलती है, पहले वाले के इलेक्ट्रिक फील्ड में दूसरे वाले के इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन ऐड कर देते हैं। तो इंटेंसिटी जो है ना दिस इज प्रोपोर्शनल टू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर हो जाएगा। क्या बोला मैंने, इंटेंसिटी जो है ना दिस इज प्रोपोर्शनल टू क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर। पहले आप एक काम करें, यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद फिर कहानी में आपको आगे लेकर के चलते हैं। क्या ये वाला फंडा पूरा दिमाग में क्लियर हो चुका है? यस सर, बाकायदा पूरा क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो अभी एक बात सुनो, क्या होता है, अभी हमने क्या फिगर आउट कर लिया कि ठीक है सर, तो इंटेंसिटी इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू ई का स्क्वायर था, तो इज इक्वल टू के, और फिर अपन लिख देते हैं चलो ई का स्क्वायर, ठीक है। अब आप जरा ध्यान देना, के और ई अपने पास में क्या होता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास में क्या होता है सर, E1 प्लस E2, ठीक है। इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर कर देंगे, तो इंटेंसिटी इज इक्वल टू के। उसके बाद जरा ध्यान देना, E1 प्लस E2 का होल स्क्वायर करना है, मतलब A प्लस बी का होल स्क्वायर करना है, तो क्या हो जाएगा सर, ये A का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2AB, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, और फिर अपने पास में क्या हो जाएगा सर, 2AB के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो नेट इंटेंसिटी I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, K टाइम्स E1 का स्क्वायर, उसके बाद क्या हो जाएगा सर, K टाइम्स E2 का स्क्वायर, और उसके बाद क्या हो जाएगा सर, 2K E1 E2, उसके बाद क्या हो जाएगा सर, 2K E1, और फिर क्या हो जाएगा E2, ठीक है। ये वाला मसला पूरा क्लियर है, ऐसे वाला मसला पूरा क्लियर है, ठीक है। अब K E1 का स्क्वायर को अपन क्या बोल सकते हैं, ठीक है। तो जरा ध्यान देना, जो K E1 का स्क्वायर होता है ना, इसको I1 कहा जाता है, ये हम पहले से निकाल के रख चुके हैं भाई। यहाँ देखो, इधर देखो, I1 क्या है, K टाइम्स E1 का स्क्वायर, I2 क्या है, K टाइम्स E2 का स्क्वायर, ठीक है। इसी को तो अपन यूज करने वाले हैं यहाँ पे। तो अपने पास ये I1 हो चुका है, और ये अपने पास में क्या हो जाएगा सर, I2 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जो ये नया टर्म बच रहा है ना, 2K E1 E2, इसी को कहा जाता है इंटरफेरेंस टर्म। आई मेरी बात समझ? यस सर, ये जो 2K E1 E2 दिख रहा है ना, इसी को कहा जाता है इंटरफेरेंस टर्म। अब मेरी बात सुनना अच्छे से, तो 2K E1 E2 इज कॉल्ड एज इंटरफेरेंस टर्म। इंटरफेरेंस टर्म को अपन I12 से करेंगे रिप्रेजेंट। इसको मैं लिख भी देता हूं कि I12 इज नथिंग बट द इंटरफेरेंस टर्म। I12 इज नथिंग बट द इंटरफेरेंस टर्म। क्या आप लोग के दिमाग में ये वाला फंडा पूरा क्लियर है? यस सर, यहां तक का तो मसला दिमाग में पूरा तरीके से क्लियर आउट हो चुका है। अब जरा ध्यान देना, जब दो वेव सुपर इम्पोज हुई तो इंटेंसिटी पहले वाले की तो रहेगी, ठीक है। उस देखो, इंटेंसिटी जो नेट होगी ना वो कैसे रहेगी, पहले वाले की इंटेंसिटी प्लस दूसरे वाले की इंटेंसिटी। अब एक नया टर्म आ गया है, ठीक है। अगर दो सोर्सेस थे तो इंटेंसिटी पहले वाली की प्लस दूसरे वाली की, लेकिन नहीं, एक नया टर्म आ रहा है और उसे कहा जाता है इंटरफेरेंस टर्म, ठीक है। अगर इस नए टर्म की वैल्यू 0 हो गई, मान ले अगर इस इंटरफेरेंस टर्म की वैल्यू 0 हो गई, मतलब कोई इंटरफेरेंस नहीं हो रहा है। अगर इंटरफेरेंस टर्म की वैल्यू मैक्सिमम हो गई तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, और अगर इंटरफेरेंस टर्म की वैल्यू 0 मिनिमम हो गई तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। इतनी सी बात होती है, नेगेटिव भी आ सकता है ना भाई। आई मेरी बात समझ की नहीं आ रही है, ठीक है। ये वाला मसला पूरा क्लियर है क्या? यस सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर है। अब तो इसमें पूरा कार्यक्रम आगे बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो इंटरफेरेंस टर्म समझ में आ गया। अब यहां से इंटरफेरेंस टर्म का पूरा डेरिवेशन प्रॉपर्ली अब स्टार्ट होता है, ठीक है। तो पहले आप एक काम करेंगे ना, पहले आप यहाँ का स्क्रीनशॉट ले लें, आपको मिस हो गया तो पहले आप यहां का स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। हो गया?
उसके बाद फिर आप यहाँ का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर अपन आगे बढ़ते हैं अब ये 2k E1 E2 से, ठीक है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं अपन 2k E1 E2 पे, ठीक है। यस सर, चलें। अब देखो भाई, तुम्हारे पास दो सोर्सेस थे तो दोनों बेसिकली इलेक्ट्रिक वेव ही तो है ना, तो उसकी इक्वेशन कैसे बनेगी, वेव के हिसाब से। तो नाउ फोकसिंग ऑन द इंटरफेरेंस टर्म, नाउ फोकसिंग ऑन द इंटरफेरेंस टर्म, तो हमें क्या समझ में आ रही बात कि इंटरफेरेंस टर्म I12, ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या आ गया सर, 2k E1 E2 आ चुका है, ठीक है। तो इंटरफेरेंस टर्म I12 इज इक्वल टू 2k, भाई E1 का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कॉस का फंक्शन लेते हैं, इसका एम्पलीट्यूड A1 कॉस ओमेगा 1t प्लस फाई 1। भाई साहब ये होता है स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन लिखने का तरीका, ये होता है स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन लिखने का तरीका। देखो 2k तक तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने E1 को खोला है, E1 मतलब इलेक्ट्रिक वेव वेक्टर, ठीक है। एम्पलीट्यूड कॉस का फंक्शन एंगुलर फ्रीक्वेंसी और फेज डिफरेंस, ठीक है। फाई 1 का मतलब होता है इनिशियल फेज डिफरेंस, ठीक है। तो E1 क्या हो जाएगा, A1 कॉस ओमेगा 1t प्लस फाई 1 हो जाएगा, और यहाँ से E2 जो है ना वो अपने पास में क्या हो जाएगा, A2 कॉस ओमेगा 2t प्लस क्या हो जाएगा सर, फाई 2 हो जाएगा। क्या आप लोगों के दिमाग में ये वाला फंडा पूरा क्लियर है? यस सर, ये वाला फंडा जानदार शानदार तरह से क्लियर है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको ना एक एडिशनल चीज बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आप जरा एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद फिर अपन डेरिवेशन पे आते हैं, ठीक है। ये तुम्हारे लिए भैया एक्स्ट्रा ज्ञान है, ठीक है, ये तुम्हारे लिए क्या है, एक्स्ट्रा ज्ञान है। अब जरा ध्यान देना, अगर कोई आपसे बोलता है ना कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ साइन थीटा या फिर कॉस थीटा, तो साइन थीटा या कॉस थीटा का एवरेज जो है ना वो होता है सर 0, बिकॉज ग्राफ में उसका टोटल एरिया 0 हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई आपसे बोलता है ना कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर थीटा या फिर कॉस स्क्वायर थीटा, कोई आपसे बोलता है कि साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा का एवरेज कितना है, तो आप उसको लेंगे फिर 1/2। आगे मेरी बात समझ में, ये एवरेज निकालने का तरीका होता है जो इसके पहले के लेक्चर्स में भी मैं क्लियर कर चुका था, ठीक है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, हो गया हो गया हो गया। तो ये अपने पास एवरेज हो जाएगा इसका, एसी में अपन लोग पढ़ चुके हैं बेटा, एसी चैप्टर में, ठीक है। तो एवरेज कैसे निकलता है, 1 टाइम पीरियड टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ दैट फंक्शन फ्रॉम लोअर टू अपर लिमिट, ठीक है। अब जरा गौर करते हुए चलना, वो वाला मसला पूरा क्लियर है, सब पूरा क्लियर। अब देखो भाई यहाँ पे क्या होता है, I12 2k, भाई A1 A2 को रखो अलग, A1 A2 को पहले अलग रखो यार, ठीक है। उसके बाद फिर अपन लिखते हैं कॉस का पूरा फंक्शन, तो कॉस ये अपने पास में, अच्छा एक काम करूं क्या, ये ना इसको एक काम करो, सुनो 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 सुनो, हो गया हो गया हो गया। A1 A2 और K को बाहर रखो, तो K A1 A2 को मैंने अलग रख लिया। उसके बाद ना यहाँ पे मैंने 2 लिखा है, तो 2 तो रहेगा। फिर cos क्या हो जाएगा, ओमेगा 1t प्लस क्या हो जाएगा, फाई 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा cos, और उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा ओमेगा 2t प्लस क्या हो जाएगा सर, फाई 2 हो जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से यहाँ तक का फंडा पूरा क्लियर है सर, बाकायदा यहाँ तक का फंडा पूरा क्लियर है। तो इंटरफेरेंस टर्म I12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K A1 A2, इंटरफेरेंस टर्म I12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K A1 A2। उसके बाद 2 cos A cos B है, तो 2 cos A cos B क्या होता है, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, ठीक है। cos A cos 2 cos A cos B क्या होता है, cos A प्लस B करेंगे, अपने पास क्या बचेगा, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2, टी में कॉमन निकाल रहा हूं, प्लस फाई 1 प्लस फाई 2। देखो भाई कॉस, इसके बाद मैंने करा है इसमें a प्लस बी, यहाँ पे मैंने क्या करा है सर, a प्लस बी करा है मैंने, ठीक है। तो जरा इसको कॉस a प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी होता है, तो कॉस ए प्लस बी तो सर हो ही चुका है यहाँ तक, इसमें तो कुछ कर नहीं सकते अब, ठीक है। कॉस ए प्लस बी हो चुका है, प्लस अब होगा कॉस ए माइनस बी, ठीक है। तो ए माइनस बी करूंगा, दिस माइनस दिस, तो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 और टी, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, फाई 1 माइनस फाई 2, क्या हो जाएगा, फाई 1 माइनस क्या हो जाएगा, फाई 2 हो जाएगा, ठीक है। ये वाला मसला पूरा क्लियर है क्या, यस सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर है। तो कॉस ए 2 कॉस ए कॉस बी क्या होता है, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस का बी हो जाता है, ठीक है। ये वाला मसला पूरा क्लियर हो चुका है, ठीक है सब पूरा क्लियर हो चुका है। अब जरा गौर करते हुए चलना, इफ द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, भाई ये लंबा डेरिवेशन है, ध्यान देना अच्छे से। इफ द एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज सेम, इफ द एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज सेम, अगर हम ऐसा मान लेते हैं कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है, इसका मतलब क्या होता है कि ओमेगा 1 और ओमेगा 2 की जो वैल्यू है ना वो ओमेगा के बराबर है। अगर हम ऐसा मान लेते हैं कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है तो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 दोनों की वैल्यूज बराबर हैं, जिससे होने क्या वाला है तुमको पता है। एक बात सुनो,
ये टर्म तो निपट जाएगा, ठीक है। यहाँ बचेगा फाइव वन माइनस फाइव टू और यहाँ पे बचेगा ट्वाइस ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। तो अब इसी को फिर अपन यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे ना, तो कैसे अपने पास कहानी दौड़ेगी, इंटरफेरेंस टर्म आई वन टू इज इक्वल्स टू के ए वन ए टू, उसके बाद अपने पास में क्या हो जाएगा सर, ज़रा ध्यान देते हुए चलते हैं, कॉस, उसके बाद ओमेगा प्लस ओमेगा मतलब क्या हो जाएगा सर, टू ओमेगा, ठीक है। तो ये अपने पास में हो जाएगा टू ओमेगा टी और फिर क्या हो जाएगा प्लस का फाइव वन और फिर क्या हो जाएगा प्लस का फाइव टू। तो अपने पास ये कॉस ए प्लस बी हो जाएगा, उसके बाद प्लस देखो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ठीक है, कॉस ए माइनस बी आ जाएगा। तो अपने पास ए माइनस बी करने पे तो ऐसा आ चुका था, ये तो निपट ही चुका है, ये तो निपट चुका है ये वाला टर्म, क्योंकि ओमेगा बराबर हो गया ना भाई, ओमेगा बराबर, तो ये टर्म निपट गया। तो क्या बचेगा फाइव वन माइनस फाइव टू, ठीक है। अब भाई आप एक बात समझें, एवरेज जब आप निकालते हो ना, तो एवरेज निकालने के दौरान आपको करना पड़ता है इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इंटीग्रेशन जब होगा ना, तो कॉस अगर वेरिएबल होगा तो होगा उसका इंटीग्रेशन, अगर कॉस कांस्टेंट होगा तो उसका इंटीग्रेशन नहीं होगा। तो भाई ये वाला जो कोसाइन कंपोनेंट है ना, इसका एवरेज जीरो आने वाला है। आई मेरी बात समझ, क्योंकि ये वाला कोसाइन कंपोनेंट वेरिएबल है और इसका इंटीग्रेशन होगा फुल टाइम में, तो आंसर जीरो आएगा। पहली बात, ये वेरिएबल क्यों है, बिकॉज यहाँ पे टाइम आ रहा है टी, तो इट्स एवरेज इज जीरो, ठीक है। इसका जो एवरेज है ना वो निपट करके हो जाएगा जीरो, इट्स एवरेज इज जीरो। तो अगर इसका एवरेज जीरो है तो उसके बाद क्या बचेगा, उसके बाद जो बचेगा वो जरा देख लो, उसके बाद जो बचेगा इंटरफेरेंस टर्म आई वन टू, वो अपने पास क्या बचेगा, के ए वन ए टू, यहां पे निपट चुका है तो क्या बचेगा, कॉस ऑफ फाइव वन माइनस फाइव टू। यहां अपने पास में क्या बचेगा सर, के ए वन ए टू, उसके बाद बचेगा कॉस ऑफ फाइव वन माइनस फाइव टू। मेरे ख्याल से ये वाला फंडा आपके दिमाग में सुप्रीम तरह से क्लियर हो चुका होगा, मेरे ख्याल से ये वाला फंडा आपके दिमाग में सुप्रीम तरह से क्लियर आउट हो चुका होगा। तो जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ठीक है। ये अपने पास बना तो इंटरफेरेंस टर्म, लेकिन इसमें भी काम करना हल्का सा और बचा हुआ है, ठीक है। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, के टाइम्स ए वन ए टू, उसके बाद कॉस ऑफ फाइव वन माइनस फाइव टू हो गया, ठीक है। चलो भाई अब जरा इस पे अपन फोकस करते हुए चलते हैं। तो ओके, तो इंटरफेरेंस टर्म आई वन टू इज इक्वल टू के टाइम्स ए वन ए टू, उसके बाद कॉस ऑफ क्या बन जाएगा सर, फाइव वन माइनस क्या हो जाएगा सर, फाइव टू बन जाएगा, ठीक है। नाउ एक बात जरा आप गौर करें, इंटेंसिटी जो आई वन अपन निकाल चुके थे ना, तो आई वन अपने पास में क्या आ गया था, के टाइम्स उसके बाद ई वन का स्क्वायर आ गया था। तो ई वन का स्क्वायर मतलब क्या होता है, ए वन का स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा वन टी प्लस फाइव वन, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है ना, के टाइम्स ए वन का स्क्वायर करेंगे और कॉस स्क्वायर थीटा का जो एवरेज है वो तो वन बाई टू होता है, कॉस स्क्वायर थीटा का जो एवरेज है वो तो वन बाई टू होता है। तो ये अपने पास में एवरेज आ गया, ठीक है। सिमिलरली अगर हम आई टू का एवरेज निकालते हैं, तो सिमिलरली एवरेज ऑफ आई टू इज इक्वल्स टू के टाइम्स, ये अपने पास कितना हो जाएगा सर, ए टू का स्क्वायर, और नीचे अपने पास में क्या आ जाएगा सर, टू आ जाएगा, ठीक है। आगे मेरी बात समझ, ठीक है सर। कहने को तो दिस इज द इंटरफेरेंस टर्म फॉर नाउ, लेकिन इसमें अभी अपन करेंगे मॉडिफिकेशंस, ठीक है सर। क्या मॉडिफिकेशंस होंगे, उसके लिए बस एक काम करना, 2 मिनट रुक करके ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ आई वन आई टू निकाल लो, ठीक है। ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ आई वन आई टू 2 मिनट जरा रुक के निकाल लो, ठीक है। तो ट्वाइस, उसके बाद आई वन क्या है तुम्हारे पास में, आई वन है सर अपने पास में के ए वन का स्क्वायर बाई टू, और आई टू है अपने पास में के ए टू का स्क्वायर बाई टू, ठीक है। मैंने बोला बहुत बढ़िया, सुनो मेरी बात, टू को रखो बाहर, अंदर जरा इसको लपेटो एक बार, तो के का स्क्वायर हो जाएगा सर के का स्क्वायर, ए वन का स्क्वायर हो जाएगा सर ए वन का स्क्वायर, ए टू का स्क्वायर हो जाएगा सर ए टू का स्क्वायर, 4 का रूट लोगे बाहर आएगा 2, निपट गया। तो अंडर रूट ऑफ अपने पास में क्या बचेगा, के का स्क्वायर ए वन का स्क्वायर और ए टू का स्क्वायर। सॉल्व आउट करेंगे तो के टाइम्स ए वन ए टू, बस बात ही खत्म हो गई। अरे बोलो हाँ कि ना, के टाइम्स क्या हो जाएगा सर, ए वन ए टू हो जाएगा, ठीक है। चलो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको ये चमकना चाहिए, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको ये चमकना चाहिए कि जहां पे के टाइम्स ए वन ए टू है ना, वो ट्वाइस ऑफ आई वन आई टू है, जहां पे के टाइम्स ए वन ए टू है ना, वो ट्वाइस ऑफ आई वन आई टू है। तो देयरफॉर इंटरफेरेंस टर्म आई वन टू इज इक्वल्स टू के ए वन ए टू जो है ना अपने पास, वो ट्वाइस ऑफ रूट ऑफ आई वन आई टू है,
ट्वाइस ऑफ रूट ऑफ I1 I2 है। उसके बाद क्या है सर, कॉस ऑफ फेज डिफरेंस। उसके बाद क्या है सर, कॉस ऑफ फेज डिफरेंस मतलब φ1 माइनस क्या है सर φ2, ठीक है, माइनस क्या है सर φ2। आई क्या ये वाली बात समझ? यस सर, ये वाला फंडा बाकायदा तरीके से समझ में आ गया है। इसको अपन कहते हैं क्या सर, इंटरफेरेंस टर्म। अरे बोलो हाँ कि ना, दिस इज द मेन फॉर्मूला। अब जरा गौर करो, अगर दो चीजों के बीच में फेज डिफरेंस वेरिएबल बन गया तो फिर ये कॉज वाला कंपोनेंट बन जाएगा वेरिएबल, ठीक है। जब इसका एवरेज लिया जाएगा, इसका एवरेज जीरो आ जाएगा, तो इंटरफेरेंस टर्म जीरो आ जाएगा, मतलब कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। लेकिन अगर ये फेज डिफरेंस कांस्टेंट मेंटेन तुम कैसे भी कर लेते हो, अगर तुम इस फेज डिफरेंस को कांस्टेंट मेंटेन कर लेते हो तो ये कॉस वाला कंपोनेंट कांस्टेंट बन जाएगा। अगर ये कोसाइन कंपोनेंट कांस्टेंट बन गया, अगर ये कोसाइन कंपोनेंट कांस्टेंट बन गया, तो अब आप मुझे ये बताइए कि क्या इसका एवरेज जीरो होगा? सर इसका एवरेज जीरो नहीं होगा। अब जब इसका एवरेज जीरो नहीं होगा तो इंटरफेरेंस टर्म भी जीरो नहीं होगा, और जब इंटरफेरेंस टर्म जीरो नहीं होगा मतलब इंटरफेरेंस हो रहा है ना भाई। आई मेरी बात समझ के नहीं? तो एक काम करें, आप इसका, आपको यहां से मेरे ख्याल में स्क्रीनशॉट लेना होगा, ठीक है। तो आप जरा एक बार यहां से इसका स्क्रीनशॉट लेना स्टार्ट करेंगे। 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन। और उसके बाद फिर ये रहेगा आपके पास में इसकी पूरी कंक्लूसिव स्टेप, ठीक है। आ गया फॉर्मूला ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ I1 I2 कॉस ऑफ φ1 माइनस φ2, ठीक है। आगे बात समझ, ठीक है। अब जरा ध्यान देना क्या होगा, ये बहुत ही स्पेशल चीज मैं तुमको बता रहा हूं, ठीक है। बहुत ही डीप थॉट, बहुत ही डीप थॉट है ये, ठीक है। चलो अब देखो क्या होता है, जैसे मान लो इंटरफेरेंस टर्म अपने पास में कितना आ गया, ये सर अपने पास में आ गया ट्वाइस। उसके बाद में क्या आ गया सर, रूट ऑफ, फिर क्या आ गया सर I1 I2। उसके बाद क्या आ गया सर, कॉज ऑफ। उसके बाद क्या आ गया सर, φ1 माइनस φ2, ठीक है। आपके दिमाग में ये वाला फंडा पूरा क्लियर है सर? बाकायदा पूरा क्लियर है, ठीक है। अब जरा गौर करते हुए चलना, क्या होता है कि अगर φ1 माइनस φ2 इज कॉन्स्टेंट, ठीक है, अगर φ1 माइनस φ2 कॉन्स्टेंट है तो होता क्या है, देन एवरेज ऑफ कोसाइन φ1 माइनस φ2 इज नॉट जीरो, ठीक है। अगर ऐसा होता है ना, अगर ऐसा होता है कि φ1 माइनस φ2 कांस्टेंट है तो ये कोसाइन कंपोनेंट कांस्टेंट बन जाएगा। अगर कोसाइन कंपोनेंट कांस्टेंट बन गया तो उसका एवरेज जो है वो जीरो के बराबर नहीं होगा। तो देयरफॉर इंटरफेरेंस टर्म इज आल्सो नॉट इक्वल टू जीरो, इंटरफेरेंस टर्म इज आल्सो नॉट इक्वल टू जीरो। देयरफॉर इट मींस, इसका मतलब ये है कि इंटरफेरेंस हो रहा है, देयरफॉर इट मींस दैट इंटरफेरेंस अकर्स। अब अगर वो मैक्सिमम होगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अगर मिनिमम होगा तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बोलो हाँ कि ना? आ गई मेरी बात समझ? अब इसका अगला पहलू चेक करो, अब इसका अगला पहलू चेक करो। अगर ऐसा होता है ना कि φ1 माइनस φ2 इज अ वेरिएबल, ठीक है, अगर ऐसा होता है कि φ1 माइनस φ2 इज अ वेरिएबल, तो भाई अगर φ1 माइनस φ2 वेरिएबल है तो कोसाइन कंपोनेंट खुद वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है। अगर φ1 माइनस φ2 वेरिएबल है तो कोसाइन कंपोनेंट जो है ना, cos φ1 माइनस φ2 जो है, ये भी कैसा हो जाएगा, इस वेरिएबल। और वेरिएबल अगर है तो इसका एवरेज जो है ना, फिर तो होगा इसका प्रॉपर इंटीग्रेशन और एवरेज जीरो हो जाएगा, ठीक है। देन इट्स एवरेज बिकम्स जीरो, देन इट्स एवरेज बिकम्स जीरो, देन इट्स एवरेज बिकम्स इक्वल टू जीरो, देन इट्स एवरेज बिकम्स इक्वल टू जीरो। अगर इसका एवरेज जीरो हो जाएगा तो इंटरफेरेंस टर्म की वैल्यू जीरो हो जाएगी, ठीक है। बिकॉज ऑफ विच द इंटरफेरेंस टर्म बिकम्स जीरो, बिकॉज ऑफ विच the interference term becomes zero, because of which interference term I12 becomes zero and hence no interference occurs, and hence no interference occurs। आगे मेरी पूरी बात समझ में? तो इंटरफेरेंस करवाने के लिए फेज डिफरेंस शुड बी कांस्टेंट, ठीक है, hence no interference occurs। तो अगर आपको इंटरफेरेंस करवाना है ना, अगर आपको इंटरफेरेंस करवाना है ना, तो इंटरफेरेंस टर्म की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए और फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। आगे पूरी बात समझ में? यस सर, यहां तक का फंडा बाकायदा पूरा तरीके से क्लियर आउट हो चुका है, ठीक है। यस सर, चलिए बढ़िया, एक तरफा, शानदार, जबरदस्त। और ये रहेगा अपने पास में, देखो रिजल्टेंट इंटेंसिटी I1, पहले वाले की इंटेंसिटी I2, दूसरे वाले की इंटेंसिटी अपने डेरिवेशन के स्टेप में आया था ये। I12 का मतलब क्या होता है, इंटरफेरेंस टर्म, और इंटरफेरेंस टर्म को अपन ने पूरा सॉल्व किया, 2 के E1 E2 को अपन ने पूरा सॉल्व किया, ठीक है। एक बार जल्दी से आप जरा इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, उसके बाद फिर आपको कहानी में आगे लेकर के चलते हैं, जल्दी करेगा प्लीज।
चलें फिर कहानी में आगे बढ़े। यस सर, यहाँ तक का फंडा बकायदा पूरा क्लियर हो चुका है। अब आते हैं एक क्वेश्चन पे लेकर के, लाइट वेव्स फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज हैविंग इंटेंसिटीज ऑफ आई एंड 2i। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जिन भी दो सोर्सेज से लाइट आ रही है ना, उसमें एक की इंटेंसिटी अपने पास में, मतलब पहले वाले सोर्स की जो इंटेंसिटी है वो अपने पास में आई के बराबर है, और जो दूसरे वाले सोर्स की इंटेंसिटी है वो अपने पास में 2i के बराबर है। अब उसके बाद क्या बोला गया इसके अंदर, उसके बाद i एंड 2i क्रॉस ईच अदर एट अ पॉइंट विद अ फेज डिफरेंस ऑफ 60 डिग्री। इसका मतलब जो फेज डिफरेंस है ना फाई, अरे वो जो φ1 माइनस φ2 नहीं था, उसी को अपन बोलते हैं फेज डिफरेंस। ठीक है, चलेगा आप लोग को, ऐसा बिल्कुल चलेगा। ठीक है, अब ये पूछा हुआ है कि व्हाट इज द रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट द पॉइंट। ठीक है, अच्छा अगर इनकोहेरेंट होंगे तो भी क्या इंटेंसिटी होगी वो भी निकालनी है। ठीक है, तो पहले अपन निकालते हैं इंटेंसिटी निकालनी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है I1 प्लस I2 प्लस होता है ऐसा इंटरफ्रेंस टर्म I12। ठीक है, तो इंटेंसिटी मतलब नेट इंटेंसिटी I1 प्लस I2, उसके बाद जो इंटरफ्रेंस टर्म होता है ना सर, वो अपने पास में क्या होता है, ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ I1 I2, उसके बाद में क्या होता है सर, कॉस ऑफ द फेज डिफरेंस फाई के बराबर होता है। ठीक है, अब जरा गौर करना, तो अपने पास में इंटेंसिटी I1 कितना है, I के बराबर है, I2 कितना है, दूसरे वाले की इंटेंसिटी 2i के बराबर है, उसके बाद ट्वाइस, उसके बाद अपन क्या करेंगे, अंडर रूट ऑफ I1 इंटू I2 करेंगे। ठीक है, तो I1 अपने पास में I के बराबर था और I2 अपने पास में 2i के बराबर, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2i का स्क्वायर, और उसके बाद क्या होगा cos 60। तो cos 60 सर कितना होता है, cos 60 होता है अपने पास में sin 30 के बराबर, 1/2 कट गया ये तो पूरा। तो i इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, i प्लस 2i, मतलब कितना हो जाएगा 3i। उसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा अपने पास में i√2 के बराबर। ठीक है, i√2 के बराबर हो जाएगा। तो एक काम करो, i यहाँ से कॉमन ले लेना, i कॉमन ले लेंगे तो 3 प्लस √2 कितना होता है 1.414। ठीक है, तो यहाँ से i नेट इंटेंसिटी जो है ना, आई आर बोल दूं क्या इसको मैं, बिकॉज ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी यार, तो आई आर बोल देता हूँ, रिजल्टेंट या नेट इंटेंसिटी। ठीक है, तो 3i प्लस अच्छा 4.41 आई के बराबर, एंड दिस इज द रिजल्टेंट इंटेंसिटी। उम्मीद करता हूं ये वाली बात समझ में आ गई होगी। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि अगर सोर्सेज इनकोहेरेंट सोर्सेज हो जाते हैं, ठीक है, तो इफ द सोर्सेज बिकम इनकोहेरेंट, तो भाई इफ द सोर्सेज बिकम्स इनकोहेरेंट, तो अगर इनकोहेरेंट सोर्सेज हो जाएंगे तो वहां पे इंटरफेरेंस टर्म नहीं बन सकता। ठीक है, इफ द सोर्सेज बिकम्स इनकोहेरेंट देन सिंपल सी बात है कि इंटरफेरेंस टर्म I12 बिकम 0। ठीक है, अगर सोर्सेज इनकोहेरेंट बन जाएंगे, नॉन कोहेरेंट बन जाएंगे, तो इंटरफेरेंस टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, 0 हो जाएगी। अगर इंटरफेरेंस टर्म की वैल्यू 0 हो जाएगी ना, तो अपने पास में अब जो बचेगा नेट इंटेंसिटी, अब जो बचेगा ना रिजल्टेंट, वो क्या बचेगा, I1 प्लस I2, और I12 तो 0 हो चुका है, तो I1 कितना है, पहले वाले की इंटेंसिटी I के बराबर है, दूसरे वाले की इंटेंसिटी 2i के बराबर है, तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी बनेगी वो सिर्फ और सिर्फ बनेगी सर 3i के बराबर। ठीक है, क्या आप लोग के दिमाग में ये वाला मसला पूरा क्लियर हुआ? यस सर, पूरा क्लियर हो गया। मैं चाहूंगा जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, जल्दी से जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। हो गया? यस सर, पूरा फंडा सुप्रीम तरह से क्लियर आउट हो चुका है। और इसके बाद कोहेरेंट सोर्सेज की बेसिक डेफिनेशन, ऐसे सोर्सेज देखो, अगर फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं होगा मैंने वही पूरा क्लियर किया था, अगर फेज डिफरेंस मतलब φ1 माइनस φ2, अगर फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं होगा तो कोसाइन कंपोनेंट कांस्टेंट नहीं होगा, उसका एवरेज 0 हो जाएगा, कोई इंटरफेरेंस नहीं। ठीक है, बट अगर आपने ऐसे सोर्सेज को यूज किया विच आर एबल टू मेंटेन अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस, मतलब φ1 माइनस φ2 की वैल्यू कांस्टेंट मेंटेन्ड है, अगर φ1 माइनस φ2 की वैल्यू कांस्टेंट मेंटेन्ड है तो कॉस कंपोनेंट कांस्टेंट हो जाएगा, उसका एवरेज 0 नहीं होगा फिर। ठीक है, तो इंटरफेरेंस टर्म भी 0 नहीं होगा, मतलब इंटरफेरेंस हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे सोर्सेज जो कि कांस्टेंट फेज डिफरेंस मेंटेन कर पाते हैं, ऐसे सोर्सेज जो कि कांस्टेंट फेज डिफरेंस मेंटेन कर पाते हैं, उनकी वजह से इंटरफेरेंस होता है, और ऐसे सोर्सेज को कहा जाता है कोहेरेंट सोर्सेज। ठीक है, द सोर्स ऑफ लाइट विच एमिट कंटिन्यूअस लाइट वेव्स ऑफ सेम वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी एंड इन द सेम फेज। ठीक है, और हैविंग अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस आर कॉल्ड एज द कोहेरेंट सोर्सेज। ठीक है, तो द फेज डिफरेंस फाई बिटवीन लाइट वेव्स एट अ गिवन टाइम एट अ गिवन पोजीशन इज द सम ऑफ किनका पोजीशन, किनका समेशन होता है, इनिशियल फेज डिफरेंस बिटवीन टू सोर्सेज ए एंड बी का समेशन। ठीक है, और उसके बाद फेज डिफरेंस
मार्क्स ऑन अकाउंट ऑफ डिफरेंस ऑफ द पाथ, ठीक है। तो पाथ का डिफरेंस भी आता है, इसको तो अपन आगे जा करके उसको फिर अपन डिनोट, मतलब उसको अपन फिर डील करेंगे, लेकिन वो चीजें काम आती है जब अपन फ्रिंज की विड्थ निकालते हैं तब काम आता है, ठीक है। अभी के लिए आप बस ये समझें कि अगर कोहेरेंट सोर्सेज हैं तो दे आर बेसिकली एबल टू मेंटेन अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस, इट इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी से जल्दी, ठीक है। ये वाला पूरा फंडा क्लियर है क्या? यस सर, ये वाला फंडा बाकायदा पूरा सुप्रीम तरह से क्लियर, ठीक है। तो बस इसी के साथ खत्म होता हुआ आपका ये लेक्चर। उम्मीद करता हूं कि आपको हर एक बात बहुत ही जानदार शानदार तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी है तो बनता यह है कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, उसके बाद इस वीडियो को फैला दो अपने सारे मित्र मंडल में। सबको यह बात मालूम चल जानी चाहिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर प्लेलिस्ट में फिजिक्स में क्या क्या शानदार चीजें ऐड हो चुकी हैं और क्या जबरदस्त चीजें आप तक और भी जल्द से जल्द पहुंचने वाली हैं, ठीक है। अगर आपका कोई भी फीडबैक है, सजेशन है, तारीफ है या बुराइयां हैं या जो कुछ भी है, तो बड़ी प्यार भरे शब्दों में अपनी सारी बातें आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं यूजिंग द कमेंट सेक्शन। मैं और मेरी पूरी टीम सुपर एक्टिव रहती है, हम लोग बाकायदा कमेंट्स को चेक करते हुए चलेंगे और उसके बाद इसी वीडियोस पे काम करके, आपके फीडबैक्स पे काम करके वीडियोस की जो क्वालिटी होती है वो इस टॉप नॉच लेवल तक पहुंचती है, ठीक है। इसी के साथ खत्म करेंगे इस पूरे वीडियो को। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स जो प्रोवाइड करता है वो है इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।